Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to provide you the solutions of mathematics portion of the recently conducted examination of UPSC CISF AC LDCE 2022. Okay, so for the ease of understanding, I am going to record this lecture in the Hindi language. So let's move to the first question. A train of 150 meter length crossed a milestone in 10 seconds. Another train with the same speed crossed the milestone in 12 seconds. So what is the length of the train? So कहने का मतलब ये है कि ये सपोज कोई एक पत्थर है, ठीक है, और उसको एक ट्रेन कोई पास करती है, ठीक है. तो ये ट्रेन जो है इस पत्थर को इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और ये इस पत्थर को 10 सेकंड्स में पार कर जाती है. सो कहने का मतलब ये है कि अब ये ट्रेन अगर इस पत्थर को पार कर रही है तो इस ट्रेन की लंबाई के सामने पत्थर की लंबाई कुछ नहीं है. मतलब कि जितने देर में ट्रेन अपने खुद की लंबाई की दूरी तय करती है उतने देर में ये माइलस्टोन को पार कर जाएगी. मतलब कि ये इस पत्थर को यहाँ से शुरू करती है और जब तक कि उसका आखिरी डिब्बा पार नहीं कर जाता तब तक ये नहीं माना जाएगा कि इसने इस पत्थर को पार कर लिया, ठीक है. तो यहाँ पर हम सिंपल पहले केस में डिस्टेंस लेंगे 150 मीटर, ठीक है, और इसमें टाइम लेंगे हम 10 सेकेंड्स. तो सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है. तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा आ गया है, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं स्पीड, ठीक है. तो 150 बाई 10 यानी कि इस ट्रेन की स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब आते हैं दूसरी, अनदर ट्रेन विद द सेम स्पीड क्रॉसेस द माइलस्टोन इन 12 सेकेंड. अगली ट्रेन जिसकी स्पीड सेम है और किसी दूसरी पत्थर को या फिर उसी पत्थर को 12 सेकेंड में पार करती है, ठीक है. तो अब हमको लेंथ निकालना है, तो लेंथ मतलब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. सो स्पीड हमें पता है 15 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम ये 12 सेकेंड लेती है. तो 15 गुने 12 ये हो जाएगा 180. तो हमारा जो दूसरा ट्रेन का लेंथ जो पूछा गया था वो है 180 मीटर. सो आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अ मदर गिव्स पॉकेट मनी टू हर 3 चिल्ड्रेन ए बी सी इन द रेशियो 3:4:5 respectively. Then the father gives ₹40 to each children as a result of the pocket money of A, B and C now has ratio 5:6:7 respectively. So how much does she get from her mother? So 3 बच्चे हैं, ठीक है, A, B और C. So तीनों को पहले उनकी माता जो है पॉकेट मनी देती है जिनका रेशियो अगर निकाला जाए तो वो आ जाएगा 3:4:5. फिर उसके बाद फिर उनके पिताजी है जो हर एक को 40 रुपया और देते हैं, ठीक है. तब उनका जो रेशियो बन जाता है वो बन जाता है 5:6:7. तो हमें जो है सी का निकालना, सी को उनकी माता से कितना प्राप्त हुआ था. तो अगर इसको हम, ये तो रेशियो में, अगर इसको हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करें तो हम इसको 3x लिख सकते हैं, इसको 4x लिख सकते हैं, इसको 5x लिख सकते हैं, ठीक है. तो अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो ये 3x + 40 बाई 4x + 40 इक्वल्स टू 5/6 ये कर सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम इसको इस तरह से करें तो ये सॉल्व करते हैं. 18x प्लस ये 240 और 5 20 20x प्लस 200, ठीक है. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2x बराबर 40 तो ये आ गया x बराबर 20, ठीक है. हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा ये गया है कि हाउ मच डज सी गेट फ्रॉम मदर. सी को अपने माता की तरफ से कितना मिला, 5x. तो हम अगर 5x निकालेंगे तो 5 गुने 20 यानी कि 100. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100. अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं. If the 1st January of a non-leap year is a Monday, then which one of the following days will the 31st December of that year will be? अगर 1 तारीख को सपोज मंडे है
तो 31 जनवरी यानी कि 31 तारीख को क्या होगा। तो ये सबसे एक सिंपल लॉजिक है कि जिस दिन पे, ठीक है ना, दिन शुरू होता है, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो उसी दिन पे वो ख़त्म होगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर ये लीप ईयर होता तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता, तो ये एंड होता ट्यूसडे पे। ठीक है, मगर इसने क्वेश्चन ने पहले ही कह रखा है कि नॉन लीप ईयर है, तो जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन से एंड होगा। और इसी लॉजिक से अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर क्या होता, तो एक दिन बाद होता है। ठीक है, और अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन बाद होता। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज आइटम्स which 280 is marked price of an item. On selling this item the shopkeeper earns profit of 26%. So what is the cost price? ठीक है, एक शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस पे जो भी MRP है उस पर वो 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो MRP उसने पहले 280 लिख रखी है। ठीक है, और डिस्काउंट उसने जो है 10% कर रखा है। डिस्काउंट देने के बावजूद भी जो उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 26% का हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम डिस्काउंट दे के निकाल लेते हैं, डिस्काउंट दे के ये कितने में बेच रहा है, मतलब SP निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। तो अगर इसका हम 90% निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 9×8=72 और 9×18 252। तो 252 ये जो है इसका सेलिंग प्राइस है, मगर ये 252 में बेचने के बावजूद इसे 26% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कुछ CP का ये 126% बराबर ये 252 है। ठीक है, इसे यही माना जा सकता है। CP अगर अपने आप 100% है तो ये जो सेलिंग प्राइस है उसका 126% है। तो अगर हमको CP का 100% निकालना है तो 252/126 × 100, इसको अगर हम करेंगे तो सीधा 2 गुना कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200। मतलब कि जो जिस वस्तु को दुकानदार ने 280 रुपये मार्क करके उसको 10% डिस्काउंट दिखाकर 252 में बेचा था, उसका असली दाम जो था, उसका लागत मूल्य जो था 200 रुपये था। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ लॉस ऑफ 5% टू अ प्रॉफिट टू 5%, अ शॉपकीपर रेजेस द प्राइस ऑफ एन आइटम बाई 500। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? बड़ा ही सिंपल सवाल है। एक दुकानदार को पहले 5% का लॉस हो रहा होता है। ठीक है, सो पहले फर्स्ट 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन में लॉस ऑफ 5%। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, जो अपना जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में वो 500 रुपये ऐड कर देता है, जिस वजह से अब उसका जो लॉस जो है प्रॉफिट में बदल जाता है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 5%। तो अगर हम इसको 100 में देखें तो क्या था, पहले वो इनिशियली 95% में बेचा है। ठीक है, और उसके बाद वो 105% में बेचा है। और ये दोनों का अंतर जो है कितना है, डिफरेंस अगर देखें तो ये 500 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें से जब 95% मतलब पहले कॉस्ट में जब 500 ऐड कर दिया गया तब उसका 105% के बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल डिफरेंस कितना बना, 10% का बना। ठीक है, तो ये 10% क्यों बना, ये 500 ऐड करने की वजह से बना। मतलब कि ये 10% जो है 500 के बराबर है। तो हमें पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 500/10 × 100। इसको हम काट दे तो हो जाएगा 5000। मतलब जो है कॉस्ट प्राइस जो था 5000 था। सो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, when the square of the sum of two numbers are added to the square of their difference। ठीक है, तो ये कह रहा है the square of sum of two numbers, कोई 2 नंबर का सम का स्क्वायर, ठीक है, are added to square of their differences। wait a minute, when the square of the sum of square of the sum of the two numbers are added to the square of the difference, okay, is added to the square of the difference। ठीक है, ये करने से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 416। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सम एंड स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इज, ओके, नाउ अब ये कह रहा है इसका स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये करने से आ जाए 384। ये हमारा हो गया दूसरा स्टेटमेंट। सो हमको नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो खोलते हैं, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 416, ठीक है। ये प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 416। इसको अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 208, ठीक है। इसको हम रखते हैं, इसको आगे यूज़ करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू ये है 384। अब इसको ए स्क्वायर कट गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, ये हो गया 4ab इक्वल्स टू 384, ठीक है। अगर इसको हम कर दे 2ab कर दे तो कितना हो जाएगा 192। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक साइड में और दूसरी साइड में क्या हो जाएगा 208 प्लस 192, ये 8 2 10, ये 2 400, 400। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400, और इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल्स टू 400 का इसको 20 कर सकते हैं। तो ऐसा 2 ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसको जोड़ने से 20 आना चाहिए। तो हमारे पास लकीली एक ही ऑप्शन ऐसा है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। If the sum of 5 consecutive even numbers is equal to the product of first 5 natural numbers, then which one of the following is the largest of those, ठीक है। Sum of 5 consecutive even numbers, 5 लगातार even नंबर, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 4, उस तरह से इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 4। ये हो गए हमारे 5 लगातार इवन नंबर, ठीक है। अब क्या कहता है, is equal to the product of first 5 natural number, first 5 natural number product to the 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ये कितना हो जाएगा 5 20 20 60 120 120। और सम, इसको सम अगर हम सबको करते हैं क्या हो जाएगा 4 2 6 4 2 6, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू कितना हो गया 24, ठीक है। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ दोज इवन नंबर्स, लार्जेस्ट कौन सा होगा x प्लस 4। तो हम 24 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 28। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स, हिंदी एंड इंग्लिश। 12 of them have opted for Hindi and 20 of them have opted for English. The number of students who have opted for only English, ठीक है। तो टोटल 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, देखते हैं। टोटल 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। कुछ जो है वो हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। तो अब जो है, लेकिन इतना है कि दोनों में से मतलब सारे स्टूडेंट्स कोई ना कोई एक लैंग्वेज लिए हुए हैं। 12 of them have opted for हिंदी, 12 जो है हिंदी लिए हुए हैं, एंड 20 हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो टोटल कितना है, टोटल 30 है, ठीक है। सो फॉर इंग्लिश एटलीस्ट 1 2 सब्जेक्ट्स। तो अगर हम इसको जोड़े तो 12 प्लस ये कितना 32 होता है, लेकिन हमारे पास बच्चे तो 30 ही है। इसका मतलब कोई 2 बच्चा ऐसा है जो कि दोनों सब्जेक्ट्स ले रखा है, ठीक है। तो अगर ये 2 बच्चा तो यहाँ भी गिना हुआ, यहाँ भी गिना हुआ, मतलब कि कुल ऐसे 10 बच्चे होंगे हिंदी वाले जो सिर्फ हिंदी ले रखे हैं, और कुल ऐसे 18 बच्चे होंगे जो सिर्फ इंग्लिश ले रखे हैं, ठीक है। और 2 बच्चे दोनों जगह काउंट हो रहे हैं। तो हमें पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली वाले कितने हैं, 18। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ नंबर्स 3 6 9 12 अप टू 28 टर्म, ठीक है। तो ये सिंपल सा एपी का सवाल, इसमें हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस 3 का जा रहा है, ठीक है। तो एपी में हम पता हो तो पहले फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 3, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है,
सम ऑफ द नंबर्स अप टू n दे रखा है, हमें 20 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है सम का फॉर्मूलेशन का क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो इसी को अप्लाई करते हैं, n/2 यानी कि 20/2 इंटू 2a, 2 3 6 प्लस n यानी कि 19, 19 3 57, इसको 10 टाइम्स काट दो, 10 इंटू 7 6 63, तो क्या हो जाएगा 630। आ गया हमारा आंसर। बड़ा ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन सी बस फॉर्मूला याद रखना था, ठीक है। और जिसे फॉर्मूला नहीं आता, अगर आपके पास टाइम है तो सीधा जोड़ते चलो, 12 3 15, 15 3 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A solid metallic sphere of 2 cm radius is melted and converted to a cube, ठीक है। The side of cube is approximately equal to, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो एक कोई भी सॉलिड मेटलिक है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसको पिघला कर जो है एक क्यूब बना दिया गया, ठीक है, सॉलिड क्यूब बना दिया गया ऐसे। तो इसका क्या कह रहा है, हमें पूछ रहा है द साइड ऑफ क्यूब, ये एक साइड कितना होगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ V1 = V2 होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो क्या है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू, इसको साइड को हम ए ले लेते हैं, ए क्यूब के बराबर होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं 4/3 और इसको हम 22/7 लेते हैं, ठीक है, इंटू r क्यूब। सो r हमारा हो जाएगा ये 2 का 8 ए क्यूब, ठीक है। तो अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम a लिखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ, इसको हम 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा, इंटू 11, ठीक है। यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4, यहाँ का 2, यहाँ का 2, ठीक है। और यहाँ नीचे करेंगे तो 3 इंटू 7, ठीक है। तो एक 4 बाहर निकल जा रहा है, क्यूब रूट ऑफ ये बच रहा है 11/21, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए 11/21, ठीक है, तो ये इसको किस तरह से फाइंड किया जाए, 4 3 का देखते निकाल लिए, 7 से 21, 11/21, ठीक है। अगर इसको 11/11 करके किया जाए, ठीक है, ये इसका बस ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, ऐसे मैंने सॉल्व किया था इसे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3.2 के लगभग। इसको अगर लगभग सॉल्व करेंगे तो ये समथिंग मल्टीप्लाई होकर 3.2, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक दूसरा तरीका बताया जाए जिससे कि आसानी हो, ठीक है। मगर आपको एग्ज़ाम टाइम में ये याद रखना है, ठीक है, कुछ ऐसे सवाल 1-2 होते हैं जिसमें आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप पहले बाकी सवालों को कर ले और इसके लिए टाइम बचा के रखें, और लास्ट में फिर आप आराम से, आपके पास टाइम बचा है तो उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो आगे बढ़ते हैं। B is 28 years older than A. Okay. So B is 28 years older, that means B equals to A plus 28, ठीक है। ए में जब 28 ऐड करेंगे तब वो B के बराबर होगा। आफ्टर 12 years, 12 साल बाद आज से, फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो इसको हम दोनों साइड 12 ऐड कर देते हैं, A plus 12 plus 28, 1 मिनट रहने देते हैं, ये करते हैं 1 मिनट। अब लेते हैं दोनों का प्रेजेंटेज, ये ए का ये बी का, ठीक है। आज से 12 साल बाद, आज से 12 साल बाद, ठीक है। अब विल बी ट्वाइस द एज ऑफ ए, बी जो होगा ए का दुगना हो जाएगा, मतलब कि ए में जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो b + 12 इक्वल्स टू 2a + 24। हमें पूछ क्या रहा है, ए का पूछ रहा है, तो b को एक टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक हमें पता है b इक्वल्स टू a + 28, सो a + 28 + 12 इक्वल्स टू 2a प्लस ये हो जाएगा 24। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ये
24 में 28 4 बचा 16, ठीक है, हो जाएगा 16 इधर, और ये ए से ए चला जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a से ए चला जाएगा, तो ए बराबर 16। तो हमें क्या पूछा था, ए का परसेंटेज, आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल, सपोज ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, ठीक है, ये है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब इन 6 days, ए प्लस बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 33 और ये 5, डेट मीन्स ए का अकेले कैपेसिटी एक दिन में 3 काम कर सकता है, इसलिए 10 दिन में वो 30 काम करेगा, और बी अकेले एक दिन में 5 कर सकता है, सॉरी ए और बी मिलके 5 करता है, इसलिए 30 करने में से 6 दिन लगेंगे। तो अगर इस 5 में से ए का 3 है तो बी का कितना होगा, 2 होगा। 30 काम करने के लिए बी को एक दिन में अगर 2 करता है तो कितना दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर से समझिए इसको, हम ए लेते हैं और ए प्लस बी लेते हैं, ठीक है। ए को लगता है 10 दिन और दोनों को मिल के लगते हैं 6 दिन, दोनों का एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 30 को हम यूनिट ऑफ वर्क टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लेते हैं। तो अगर 30 काम करने हैं और ये 10 दिन लगा रहा है तो पर डे कितना कर रहा होगा, पर डे 3 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा होगा, और ये 6 दिन में अगर कर रहा है तो पर डे 5 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा होगा, और इस 5 में से 3 यूनिट ए का है तो 2 यूनिट किसका होगा, बी का ही होगा। तो ए बी अगर एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है तो 30 यूनिट करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 15 दिन लगेगा। मतलब कि ए की क्षमता, सॉरी बी की जो क्षमता है वो है अकेले करने की 15 दिन में। आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 18 रेस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर 5। तो सिंपल सा सवाल है, ऐसे सवाल हम सीधा एलसीएम ले लिया करें, 12, 15 और 18। इसका एलसीएम लेने से हमें जो है कि ये मिल जाएगा कौन सा जो कॉमन नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा। तो ये 9, इसको हम 3 से करें, 3 2 या 6, 3 5 15, 3 3 या 9, तो 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 3 180, 180। अब अगर 180 नहीं है तो इसको मल्टीपल्स में जाएंगे, मल्टीपल्स में जाएंगे, सारा 9 में है तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 90, 900, ठीक है। लेकिन कह रहा था कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए, पूरा पूरी नहीं कटना चाहिए, मतलब कि इसका 5 905 होना चाहिए या फिर 895 होना चाहिए, एक 5 कम या 5 ज़्यादा नहीं, ये यही होगा, 905 होगा, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, फ्रॉम अ पैक ऑफ 5 ग्रीन बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। तो 2 पैक है, ठीक है, 5 ग्रीन है, ठीक है, 5 बॉल्स ग्रीन है और 4 बॉल्स रेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। तो हमें 2 निकालना है, ठीक है, 2 बॉल्स ड्रॉ करना और बोथ द बॉल्स सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है। तो सेम कलर के होने के लिए हमें एक काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं एक कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है। तो पहले इसी से ट्राई करते हैं। तो अगर सपोज सेम कलर के होने चाहिए, पहले ग्रीन का कंडीशन लेते हैं। तो अगर हम बॉल्स अगर हम ग्रीन का उठाते हैं तो 5c2 बाई 9c2 अगर होगा, ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है, प्लस या फिर वो 4c2 बाई 9c2 होगा, ठीक है। अगर इससे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9c2 और ये 5c2 प्लस 4c2। तो ये कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल का इसमें 3 चला गया, 5 4 20, 20 बाई 2 ये हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस ये 4 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल चला गया तो 4 इंटू 12, 12 बाई 2 6 बाई 7 चला गया, 9 8 या 72, 72 को अगर हम 4 से कर दें तो 36, 16 बाई 36 आ गया। इसको अगर हम और काटेंगे
तो 4 4 16, 4 9 36, तो ये आ गया 4/9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 4/9। अगर सपोज आपको कॉम्बिनेशन नहीं आती है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 5 बॉल जो है रेड के हैं और 5 बॉल जो है ग्रीन के हैं और 4 बॉल जो है ये रेड के हैं। ठीक है, तो जोड़ा लगना चाहिए सेम कलर का। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो सेम कलर का ना हो। ठीक है, सेम कलर का ना होने के लिए क्या, एक ग्रीन का हो सकता है, एक रेड का हो सकता है। ठीक है, फिर एक ग्रीन का हो सकता है, फिर एक रेड का हो सकता है, फिर एक ग्रीन का हो सकता है, फिर एक रेड का हो सकता है, फिर एक ग्रीन का हो सकता है, फिर एक रेड का हो सकता है, फिर ग्रीन अकेले बच जाएगा। ठीक है, ये भी एक काम है। तो टोटल ऐसे कितने कंडीशंस हो सकते हैं, 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। G1 R1 G2 R2 G3 R3 G4 R4। ठीक है दोस्तों, मुझे तो फ़िलहाल यही बस फ़िलहाल तो यही एक सॉल्यूशन याद आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा कोई और एक इजी सॉल्यूशन आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे उस सॉल्यूशन के बारे में बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस सॉल्यूशन को दिखा पाऊँ बाकी और स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम लिखते हैं, ये इक्वेशन दिया गया एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो और इसके दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो हमें पता होता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा का होता है c/a। ठीक है, तो अगर यहाँ से अगर देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस b/a यानी कि 7/1 यानी कि 7, और अल्फ़ा बीटा का c/a यानी कि 11। ठीक है, तो अब हमें पूछा है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि 3, ये हो जाएगा 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 11 और ये 7। ठीक है, 7 का ये क्यूब हो जाता है 343 और 11 7 जा 77 और 77 इंटू 3 और किया जाए 3 7 21, 3 7 21, 22 23, तो माइनस 231, 3 में 7 2, 4 में 6 1, 3 ये कि 112। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते। ठीक है, हमने पूरा कर दिया। आई थिंक टोटल 15 सवाल थे, और अगर आपको इसमें से किसी भी सवाल में के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और आप जो है कि इस लेक्चर का PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, PYQ अकेडमी। यहाँ हम बहुत सारी विभिन्न जानकारियाँ आपको देते हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपको अगर और भी कोई सवाल हमसे पूछना हो तो आप और भी सोशल मीडिया हैंडल जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने अपना जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ठीक है, सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है कि और भी जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इन एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी वीडियोज़ हो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोवाइड किया जाए। सो अगर आपको अच्छा लगा तो ये आप PYQ अकेडमी के चैनल पेज पे जाकर और भी PYQ से रिलेटेड और भी वीडियोस जो अवेलेबल है, जो कि CAPF से रिलेटेड है, ठीक है, और CDS से है और NDA से है, तो आप उसको देखिए। ठीक है, और ये PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं सारा वीडियो इसलिए देखने को कह रहा हूँ क्योंकि ये जो है कि
अलग अलग एग्ज़ाम्स में वीडियो जो PYQs इस एग्ज़ाम को उस एग्ज़ाम में डालते हैं, उस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम से, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स UPSC के ही हैं, तो ये आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PYQ Academy।